जय हिंद। आइए हम लोग एक करेंट अफेयर टॉपिक से जो है संबंधित भारत सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है और भारत आदिकाल से ही कह सकते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण उसके संवर्धन में विश्वास करता है। इसलिए हमारे देशों में जो है वृक्षों की, नदी, पहाड़, पर्वतों की पूजा की जाती है और उसकी जो है एक प्रकार से सुरक्षा का एक माध्यम है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ 2021 इज बूस्ट ईवी एडॉप्टेशन। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, वैसे व्हीकल्स, वैसे यान मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से संचालित होती हो, अपेक्षाकृत की जो कि जैविक ईंधन होते हैं, मतलब ठीक है, जो भी मतलब एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे जो है डीजल, पेट्रोल, ठीक है, इससे मोटर वाहन जो चलते हैं उसके अपेक्षाकृत अब सरकार उन तमाम व्हीकल्स पे, उन तमाम यान को, यातायात के साधनों पर अधिक जो है जोर दे रही है, अधिक बल दे रही है जो कि बिजली के द्वारा संचालित होता हो। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैटरी के द्वारा। सभी को मालूम है रिसेंटली जो है COP20 कह सकते हैं कि COP26 का सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रॉमिस किया है वर्ल्ड स्टेज पे, पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर, कि हम जो है अपने देश को मतलब भारत को 2070 तक 2070 तक इसे नेट न्यूट्रल या फिर कार्बन इमिशन फ्री जो है कंट्री के रूप में हम इसे जो है ले जाएंगे। 2070 तक जो है या रिड्यूस कार्बन इमिशन और नेट न्यूट्रल भी इसे कहते हैं कि 2070 तक हमने यह गोल रखा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उस पर अधिक जो हम रिलाई करें, अधिक जो है उसका उपयोग करें और जो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जितने भी आते हैं, डीजल वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जो लकड़ी वगैरह से खाना वगैरह पकता था, तो इन तमाम चीज़ों को जो परंपरागत ईंधन के सोर्स थे और जिससे कि हमारे जो है जीवन यापन जो चलता था, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, भोजन पकाना हो या फिर जो भी अन्य चीज़ में है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, तो इन तमाम चीज़ों को जिसमें कि कोल वगैरह का अधिक यूज होता है, ठीक है, जिससे अधिक इमिशन क्रिएट होता है, उसे अब धीरे धीरे रिड्यूस करना है और उन संसाधनों पर अधिक रिलाई करना है, फोकस करना है, बल देना है जिसमें कि कार्बन इमिशन नहीं के बराबर होता हो या एकदम मिनिमम होता हो। तो एक मिटिगेटिंग स्टेप्स बाय स्टेप का ये कैसे जो है उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे इंटरनेशनल सोलर मिशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे अधिक जो है भारत सरकार के द्वारा बल दिया जा रहा है। तो उसी में है गवर्नमेंट की पॉलिसी 2021 में कि वह जो है ईवी एडॉप्टेशन पे अधिक जो है अब फोकस कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब जितने भी व्हीकल्स हैं ना वो तो जो परंपरागत जो डीजल और पेट्रोल पर चलते ही हैं, लेकिन अब जो है आने वाले समय में सब लोग जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे दौड़ेंगे। बहुत सारे दिल्ली में तो स्कूटी वगैरह या फिर आप देखोगे तो कार वगैरह भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी उतना भारत में उसका पेनिट्रेशंस नहीं है जितना कि होना चाहिए। और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन का ही जो कह सकते हैं ना कि युग रहेगा, उसका दौर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो है कार्बन उत्सर्जन और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसके मिटिगेशन को जो है स्टेप्स जो है हर एक सरकार, हर एक देश में उठा रहे हैं अपने अपने स्तर पर। तो भारत भी उसी प्रकार जो है कई एक ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिसमें कि अब जो है भारत सरकार का जो है यह मतलब उद्देश्य रहेगा कि अधिक से अधिक जो है यातायात के साधनों में हम इलेक्ट्रिक बैटरी से संचालित होने वाली साधनों, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बिजली से संचालित होने वाली साधनों का हम प्रयोग करें, उपयोग में लाएं, उसे मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है, और डे टू डे एज अ प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के रूप में हम उसका जो है यूटिलाइजेशन करें। इज दैट क्लियर? तो COP26 में जो भारत के प्रधानमंत्री ने का लक्ष्य है, या फिर ऐसे भी ओवरऑल आप क्लाइमेट चेंज का अगर इफेक्ट देखोगे तो ईच एंड एवरी सेक्टर, ठीक है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स को खराब करता हो एसिड रेन के थ्रू, कहा जाता है कि ताजमहल का जो है कलर जो है वो बदल रहा है, फिर चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर कोई माउंटेन रीजन हो, देखते हो किस प्रकार से क्लाउड ब्रस्ट होता है, या फिर कोई कोस्टल रीजन हो, साइक्लोन और टाइफोन्स वगैरह, या फिर जो कह सकते हैं ना कि तूफान वगैरह, इसके जो नंबर्स हैं, रिपीटेशंस वो अधिक होते जा रहा है, फिर क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है। तो ईच एंड एवरी जगह कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कितना ये मॉनसून का जो है ना कह सकते हैं कि समय बदलना, एक ही दिन में बहुत अधिक बारिश हो जाना,
तो कई एक प्रकार का जो है इसका, और स्वास्थ्य वगैरह पर तो क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप जानते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो ऐसा कहा जाता है ना कि दिल्ली कितनी प्रदूषित शहर है, तो प्रदूषित शहर है तो लोग तो ठीक है एलिगेशन कुछ हद तक लगा देते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, वो ठीक है, ये स्वीकार करते हैं, लेकिन यह बात भी स्वीकारना होगा कि दिल्ली के गाड़ियों से निकलने वाले जो कह सकते हैं रसायन है या फिर कह सकते हैं कि जो इमिशन है वो दिल्ली के लोगों के लंग्स को अधिक डैमेज करता है एज कंपेयर टू द पराली विच इज बर्न्ड बाय द फार्मर्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात है कि हम जितने भी देखते हैं ना कि इमिशंस वगैरह निकलते हैं, तो ये इमिशंस तो हेल्थ वगैरह पर इम्पैक्ट करता है, सभी को मालूम है। इसके साथ साथ पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर जब ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, तो सी लेवल का जो राइज होता है, तो ऐसी शंकाएं जताई जा रही है कि अगर यही कंटिन्यूटी मतलब हम बनाए रखें तो हमारा कई कोस्टल जो सिटी है जैसे मुंबई वगैरह है वो डूब जाएगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स उठाते रहते हैं। तो देखिए लक्ष्य रखा गया है कि स्विच 30%, ठीक है, मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 30% प्राइवेट कार, जितने भी निजी वाहन होते हैं, जैसे हमारे घर का वाहन, आपके घर का कार जो हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, या फिर जो भी आपके यातायात के साधन है, आपके जो पर्सनल है निजी, वो 30% जो है हम अब रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ले जाने का उद्देश्य रखा गया है। आगे है 70% कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल मतलब जिससे कि उद्योग धंधा में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, 70% ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं और 80% 2 और 3 व्हीलर्स। सबसे अधिक देखो 2 व्हीलर ही चलता है, मोटरसाइकिल, क्योंकि वो सस्ता होता है और उसे कहीं भी रख सकते हैं और बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो 2 व्हीलर यूज करते हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ द 2 व्हीलर, देखो 30% प्राइवेट कार, 70% कमर्शियल व्हीकल एंड 80% 2 एंड 3 व्हीलर्स जो है यह रखा गया है लक्ष्य कि 2030 आते आते हम जो है इतने कम से कम तो पूरा कर ले। ये जो लक्ष्य हम और टारगेट हमने रखे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम जो है अधिक से अधिक दे दो। एक बार आप 100% का टारगेट नहीं कर सकते, आप थोड़े थोड़े जो है स्टेप्स में आप चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर कन्वेंशनल फ्यूल से इलेक्ट्रिक फ्यूल, बट हम कुछ कुछ पार्ट में कुछ कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर जो है उसे जो हम अचीव कर सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर बहुत सारे ऐसे कदम, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनके लिए। जैसे गिविंग मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, जैसे जितने भी अब मैन्युफैक्चरिंग मतलब कह सकते हैं कि कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गए, जैसे टाटा वगैरह कार बनाती है, ठीक है, महिंद्रा वगैरह जो भी हो, अपने अपने कार वगैरह जो का मतलब मैन्युफैक्चर जितने भी इंडिया या फिर कोई फॉरेन इंडस्ट्री है जो कि भारत में है, वो इलेक्ट्रिक अब व्हीकल बनाए, ना कि जो कि कन्वेंशनल जो है डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। अब जो है उसे इंसेंटिव दिया जाएगा कि भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी, आप अपने डिजाइन, आप अपने इंजन को इस प्रकार से बनाएं ताकि वह जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर दौड़ सके, ठीक है। तो उस प्रकार के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। आगे है टेकिंग वेरियस मेजर, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI, ठीक है, ये ऑटो सेक्टर को भी PLI के अंतर्गत लाया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब है, देखो सिंपल, P से प्रोडक्शन, L से लिंक, I से इंसेंटिव। प्रोडक्शन, जब आप उत्पादन करेंगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोडक्शन, ठीक है। लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन से लिंक है आपका इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव तभी दिया जाएगा जब आप उस चीज का प्रोडक्शन करेंगे। तो ऑटो सेक्टर को लाया गया। अब अगर ऑटो सेक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक से अधिक मैन्युफैक्चर करता है, ऑटो सेक्टर मतलब जो गाड़ियां वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अगर वो सेक्टर अधिक से अधिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चर करता है, तो उस परिस्थिति में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत भारत सरकार द्वारा उसे फंड दिया जाएगा। आगे है यूनियन कैबिनेट अप्रूव है 26,058 करोड़, केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है 26,005 करोड़ जो है अप्रूव किया गया है इस इंसेंटिव्स के द्वारा। एंड एक्सेलरेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, देखो विदेश वाले लोग के पास तो बहुत सारे जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जर्मनी हो गया, इन सब कंट्री के पास ना डिजाइन भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, टेक्नोलॉजी है, फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, MNCs हैं। तो ये सब तो अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल
वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब है कि भारत में भी डोमेस्टिकली मतलब घरेलू, देखो ऐसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास ना तकनीक आएगा, ना हमारे घर में प्रोडक्शन होगा, ना हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हमारा पैसा जो है विदेश चला जाएगा जब हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो PLI का जो है कह सकते हैं कि मेन मोटो यही है कि डोमेस्टिकली मतलब घरेलू स्तर पर किस प्रकार से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसके लिए इंसेंटिव हम देते हैं। आगे है एक स्कीम है FAM2। FAM2 का मतलब है, ठीक है, एक अमेंडमेंट लाया गया, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 स्कीम। देखो फास्टर मतलब तेजी से होता है ना, कि एक होता है कि मैराथन वाले धावक होते हैं जो कि 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, एक होते हैं स्प्रिंटर, ठीक है, उसेन बोल्ट की तरह जो 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर का रिले रेस में जल्दी जल्दी दौड़ना। तो फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब अधिक से अधिक तेजी गति से अब कह सकते हैं कि एक प्रकार से अडॉप्ट करना है। तो अडॉप्ट किसे करना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, इसके मैन्युफैक्चरिंग की भी जो है गति को बढ़ानी है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है। ये स्कीम लाया गया। स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि जो पुराने व्हीकल हैं, ठीक है, जिसे देखो आप लोग व्हीकल चलाते हैं तो उसमें एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी लगता है, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं। तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब आपका जो गाड़ी है वो सुव्यवस्थित हो, एक प्रकार से जो है जितना वो इमिशन करना चाहिए, प्रदूषण करना चाहिए, उतना ही कर रहा है। अगर वो कह सकते हैं ना कि उसका कल पुर्जे अब खराब हो चुके हैं या बहुत अधिक पुराने हो गए हैं, तो एक होता था ना पुराने जमाने का फटफट या फट चलता था, इस प्रकार से वो अधिक जो है एनर्जी कंज्यूम भी करता है, ठीक है, माइलेज कम देता है और प्रदूषण अधिक करता है। तो ऐसे तमाम अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैपेज पॉलिसी के जरिए जो है उसे जो है अब खत्म करके उसके द्वारा भी भारत सरकार बहुत कुछ इंसेंटिव देने का प्रयास कर रही है। तो ये सब कुछ पॉलिसी और मेजर उठाए जा रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अधिक जोर दे सके, अधिक बल दे सके। लेकिन इसको लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में कहते रहे, प्रोग्राम अच्छा है, 2030 तक इसे इम्प्लीमेंट करना है और एक प्रकार से यह लक्ष्य को हासिल करना है, लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी हैं। और इस चुनौतियों को जानने के बाद ही हम चुनौतियों से निपटने के लिए जो है उसका प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, आइए कुछ डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो लोएस्ट पेनिट्रेशन इन द वर्ल्ड है। मैंने पहले ही बताया कि अन्य देश जैसे जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, तो यहाँ सब जो है ना पहले से लोग जो है ऑलरेडी इतने डेवलप्ड कंट्री हैं, फंड की अवेलेबिलिटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। दूसरी बात वो प्रदूषण भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे अधिक प्रदूषण उन्हीं लोगों ने, अभी भी अमेरिका सबसे ज़्यादा इमिटर है, उसके बाद चाइना। तो आप कह सकते हैं कि भारत में इसका पेनिट्रेशन कम है, इसलिए इसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि माइंडसेट को चेंज होने में समय लगता है। आज भी लोग प्रीफर करते हैं कि अरे क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना, चलो डीजल और कह सकते हैं पेट्रोल वाले ही खरीदते हैं, उसको कहीं भी चला सकते हैं, कितना दूर भी ले जा सकते हैं, उसका इंजन मजबूत होता है। तो माइंडसेट चेंज करने में समय लगेगा और ये तभी जो है चेंज होगा जब सरकारें जो है वैसी पॉलिसियाँ, वैसी नीतियों को बनाए और लोगों को प्रोत्साहित करे और उन्हें जो है अवेयर करे क्लाइमेट चेंज और उसके नेगेटिव इफेक्ट से, ठीक है। तो FAM2 जो स्कीम अभी हमने बताया कि फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 स्कीम जो है या एक्सटेंडेड कंटिन्यूसली, देखो ये बार बार जो है ये एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये जो हमने स्कीम का पहले हम लोग जो जिक्र किया, तो इसकी चुनौतियां यह भी है कि आप एक ही स्कीम को का जो टारगेट है वो बहुत दूर तक एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे एक टारगेट अभी कोई अगर टारगेट है 2022 तक अचीव नहीं होता तो 2025 कर देते हैं, बल्कि होना यह चाहिए जैसे जो टारगेट हमने 2030 तक रखे हैं वो एट एनी कॉस्ट वी हैव टू फुलफिल इट, हमें 2030 तक इसे फुलफिल करना है। अदरवाइज आप टारगेट को एक्सटेंड करते जाएंगे तो आप और डिले करेंगे अपनी चीज़ को, अपने टारगेट, अपने उद्देश्य को अचीव करने में। तो टारगेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। दूसरी बात है अनसर्टेन पॉलिसी। भारत में देखो सरकारें हमेशा बदलती रहती है। एक डेमोक्रेसी में बहुत सारी कह सकते हैं एडवांटेज भी है, लेकिन डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक डिसएडवांटेज भी है कि रीजनल लेवल पे मान लो कोई और पार्टी की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट पे लैंड वगैरह स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है, सेंटर पे अलग सरकार है, दोनों की पॉलिसियां में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। साथ साथ सेंटर पे हो या राज्य में हो, 5 साल के बाद सरकारें
बदलती रहती है, कल किसी पार्टी की सरकार है, कल किसकी पार्टी की सरकार है। सरकार आने के बाद नीतियों में भी परिवर्तन होता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी बहुत बड़ा कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई भी इन्वेस्टर आपके देश में, आपके राज्य में अगर इन्वेस्ट करना चाहता हो तो पॉलिसी का कह सकते हैं ना कि समानांतर और कंटिन्यूटी होना बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज आप देखोगे एक सिंपल सा उदाहरण लो कि आप देखोगे गुजरात वगैरह में अधिक इंडस्ट्री क्यों आते हैं, हरियाणा में अधिक इंडस्ट्री क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिसी की स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो यही चीज़ है कि अगर पॉलिसी में अनसर्टेनिटी रही तो इसके इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को भी ये इफेक्ट करता है, एंड दैट इज नेगेटिवली इफेक्ट। आगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो स्वाभाविक सी बात है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का तो बल दे रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के पेनिट्रेशंस को बढ़ाना है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी रन करेगा जैसे जगह जगह अभी पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है गाड़ियों में। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको चार्जिंग पॉइंट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, जैसे मॉल हो गया, पार्किंग हो गए, होटल्स हो गए, और जैसे जैसे मतलब आपको व्यवस्था करनी होगी कि हर जगह जो है अप्रोप्रिएट वे में चार्जिंग पॉइंट की अवेलेबिलिटी हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसे डेवलप्ड करें ताकि लोगों को भी जो है एक इंकरेजमेंट मिले कि चलो कोई नहीं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही अगर हम चलेंगे दिल्ली वगैरह में तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, रूरल इंडिया के लिए अभी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि अभी दूर दराज इलाके में अभी उतनी, एक बार भारत इतना विशाल देश है, एक जगह इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं फैल सकता, लेकिन छोटे छोटे एक टारगेट पॉइंट लेके, जैसे मेजर सिटी जहाँ अधिक पॉल्यूशन है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, तो इन बेंगलोर हो गया, इन तमाम शहरों में हम जो है कह सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में फिर धीरे धीरे टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी हम जाएंगे। ठीक है, आगे है नो लिथियम एंड कोबाल्ट रिजर्व। देखो भारत में एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए और चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए हमारे पास बैटरी की होना आवश्यकता है। बैटरी पर ही वो जो है कार वगैरह रन करेगी, और भारत के पास जो है लिथियम का रिजर्व नहीं है। हम लिथियम जो भी है ना वो चाइना वगैरह और जापान वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, मतलब उसे हम लाते हैं। भारत में लिथियम रिजर्व है नहीं, ना कोबाल्ट की रिजर्व है। थोड़ा वो जो है झारखंड में या फिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी अभी उसका प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। तो वी जनरली इंपोर्ट फ्रॉम जापान और चाइना। तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पूरे पॉलिसी और कह सकते हैं कि स्कीम जो है वो एक प्रकार से किसी अन्य देशों पे डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए बैटरी बनाने के लिए लिथियम, वो चाइना और जापान से हमें इंपोर्ट करने होंगे। और बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे चिले हो गया और फिर आपका कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन हमें डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस को जो है अब हमें उस और जो है अब ध्यान देना होगा। तो ये तमाम कुछ जो है चैलेंजेज हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में देख लिया। अब क्या करने की आवश्यकता है एक सरकार को या फिर पूरे के पूरे भारत देश को, ताकि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अधिक जो है कह सकते हैं ना कि अपने आप को वहाँ तक ले जा सके, ताकि हमारी सड़कों पे भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़े और दिल्ली जो है, खासकर दिल्ली वालों, मतलब यहाँ स्वच्छ हवा और प्रदूषण फ्री दिल्ली हो सके। इज दैट क्लियर? देखिए, कमेंसुरेट इफोर्ट टू डेवलपिंग इंटायर इकोसिस्टम। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन को रन करने के लिए उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होती है, मैंने पहले ही बात किया, जैसे चार्जिंग पॉइंट हो गए, ठीक है, उसके बाद अगर उसमें कुछ जो खामियां होंगी, उसकी डिज़ाइन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब शुरुआत से लेके रॉ मटेरियल से लेके, मतलब लिथियम की अवेलेबिलिटी से लेके उसके एंड प्रोडक्शन तक, और प्रोडक्शन से लेकर उसके सेलिंग से लेके उसके चार्जिंग, और चार्जिंग से लेके रोड पर गाड़ियां दौड़ने जब लगती है तब तक का पूरे के पूरे जो वातावरण होना चाहिए वो एक में कह सकते हैं उसमें हारमोनी हो, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैसा इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट करके दें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस पॉलिसी और इस टारगेट को अचीव कर सकें। आगे है सब्सिडाइजिंग व्हीकल्स टू सब्सिडाइजिंग बैटरी। देखो हम लोग जनरली जो है ना, भारत सरकार जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है व्हीकल पे, मतलब वाहन पे, यान पे, बशर्ते अब फोकस करना चाहिए अधिक सब्सिडी देना किस पे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है बैटरी को, क्योंकि एक बार अगर बैटरी का सर्कुलेशन और पूरे के पूरे बैटरी का इंडस्ट्री हमारे भारत देश में आया तो अन्य चीज़ों में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का अधिक उपयोग कर पाएंगे। आगे है इंसेंटिव 2 and 3 व्हीलर। देखो कह सकते हैं, कहा जाता है कि 76% जो है ना टोटल व्हीकल जो है वो कह सकते हैं कि 2 और 3 व्हीलर्स है, ठीक है।
तो क्यों ना हम जो है 2 और 3 व्हीलर्स पे अधिक जो है फोकस करें। मतलब एक कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन चलो हम पहले 2 व्हीलर को टारगेट करते हैं, 3 व्हीलर को टारगेट करते हैं, फिर कार पे आएंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से हम जो है स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है। आगे है चार्जिंग स्टेशन तो हमें बनाना ही होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सड़कों पे ला देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि चार्जिंग पॉइंट जो है जगह जगह पर फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हमें इस्टेब्लिश करने होंगे। आगे है जैसे टेक पार्क हो गया, मॉल हो गया, ये सब जगहों पे हम जैसे मॉल वगैरह घूमने जाते हैं ना, जैसे सिलेक्ट सिटी मॉल हो गया, तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट हो सकता है। या फिर जो जितने भी जैसे पेट्रोल पंप देख रहे हो, जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उसी प्रकार से हमें चार्जिंग पॉइंट भी इस्टेब्लिश करने होंगे। आगे है CSR। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है जो कि कुछ % जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और उद्योगपति है, उन्हें जो है चैरिटी में देना होता है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्यों ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसका उपयोग किया जाए, ठीक है, और उसे कहा जाए कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंडिंग है वो आप जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसमें कि जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। आगे है एक्वायरिंग लिथियम फील्ड, और बहुत सारे इंडस्ट्री और माइंस जो है, या फिर कह सकते हैं माइनिंग जो हमारा है अन्य देशों में भी हम उसे एक्वायर कर सकते हैं, जैसे बोल्विया, ऑस्ट्रेलिया, चिली वगैरह हो गया, जहाँ बैटरी की लिथियम जो है वहाँ अप्रोप्रिएट मात्रा में अवेलेबल है। हम अगर वहाँ माइनिंग वगैरह करें, या फिर हमारे देश के कोई इंडस्ट्री वगैरह, तो हम जो है प्रॉपर और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना, हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट होंगे बैटरी पे, गाड़ियाँ जो है बैटरी से ही रन करेगी। तो अगर चीप और कह सकते हैं कि जो है और रॉ मटेरियल की पूरी अगर पर्याप्तता, उपलब्धता अगर रहे, तो हम इस स्कीम और पॉलिसी में अपना अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस डेट के लिए और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उसे जूझने के लिए यह जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और कह सकते हैं कि और आगे बढ़ें, और जो जैविक ईंधन है, ठीक है, जिससे अधिक एमिशन होता है, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम हटा के, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हटा के हम अब जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अधिक फोकस करना होगा। इस डेट के लिए तो अब हम इसे यहीं समअप करते हैं। यह करंट अफेयर का टॉपिक था, हम सोचे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वेर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.